हेलो गाइज, तो आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, 12th क्लास एग्रीकल्चर। ठीक है, 12th क्लास एग्रीकल्चर। ठीक है, इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है पहला चैप्टर हमारा कौन सा है कि सस्य विज्ञान। सॉयल, बीज। ठीक है, एग्रोनॉमी, सॉयल एंड सीड। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। अभी चैप्टर का बीज की बात करूं मैं तो बीज पिछली क्लास में हमको पूरा आपको पढ़ाया है, 2 क्लास है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहां से इसको देखना है। और जो हम बात करते हैं एग्रोनॉमी और सॉइल की, अब इसी क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो हम चलते हैं आगे। मैं सॉइल की बात करता हूँ। ठीक है, सॉइल और ये एग्रोनॉमी है। ठीक है, पहले एग्रोनॉमी की बात कर लेते हैं। एग्रोनॉमी क्या है? एग्रोनॉमी एक ग्रीक शब्द है जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है? एग्रोस प्लस नॉमस। ठीक है, ग्रीक शब्द है, इसकी उत्पत्ति है एग्रोस प्लस नॉमस से। ठीक है, अभी की डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन क्या होती है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, एग्रोनॉमी कहलाती है। ठीक है, कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे एग्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो एग्रोनॉमी की आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में है? इसमें जो पहला पॉइंट हमारा, पहला पॉइंट क्या है? कृषि के उत्पादन में। अब कृषि के उत्पादन में कैसे है, इसमें मैं बताता हूं आपको। ठीक है, पोषक तत्वों प्रबंध, जैसे कुछ भी मान लो कि किस्मों का चुनाव हो गया। ठीक है, पोषक तत्वों का प्रबंधन हो गया, खरपतवारों का प्रबंधन हो गया, सिंचाई का प्रबंधन हो गया, कटाई हो गई, सिंचाई हो गई, भंडारण हो गया, ये आदि है ना, इसके अंतर्गत ही आते हैं, सस्य विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करूं जो इसका दूसरा पॉइंट है वह नियोजन में। कृषि में शिक्षण। ठीक है, कृषि में शिक्षण मैं आपको बता देता हूँ वैसे ही कि कृषि में शिक्षण को, जैसे कोई संस्थान होता है उसमें जो कृषि के प्रसार के बारे में, उसमें रोजगार मिलता है मानव को। ठीक है, और जो ये अनेक कंपनी है, जैसे उर्वरक की कंपनी है उसमें रोजगार मिलता है, फर्टिलाइजर की कंपनी है उसमें रोजगार मिल जाता है, और जो कीटनाशक होता है, ठीक है, उसमें रोजगार मिलता है, और जो बैंक होता है, बैंक के अंदर जो कृषि सलाहकार होता है, ठीक है, कृषि सलाहकार को के रूप में उसको मानव को रोजगार मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट की मैं बात करूं तो व्यवसाय में कैसे, जैसे ये यंत्र होते हैं, कृषि के यंत्र, वह उपकरणों के, ठीक है, उसके व्यवसाय में काम में आता है। ठीक है, इसके क्योंकि सस्य विज्ञान का जब तक नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये उद्योग नहीं चला सकता बंदा। ठीक है, आगे बात करूँ मैं
कृषि पैदावार की लेन देन में, कृषि पैदावार के लेन देन में, ठीक है। आगे चलता हूं मैं। तो इसका अगर चौथा पॉइंट देखें हम, चौथा पॉइंट क्या होता है उद्योगों में। अब एग्रोनॉमी के जो जब तक एग्रोनॉमी नहीं होगी तब तक उद्योग नहीं चला सकता। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं जो डेयरी उद्योग है हमारा, डेयरी उद्योग के लिए हमें क्या चाहिए, चारा चाहिए। तो चारा कहाँ से आएगा, खेतों से, मतलब चारा प्राप्त होता है, ठीक है। गुड़ व शक्कर उद्योग के लिए ठीक है, गुड़ व शक्कर उद्योग के लिए हमको क्या पता, गन्ना प्राप्त होता है। कपड़ा हो गया, कपड़ा उद्योग के लिए हमको क्या प्राप्त होता है, रेशा प्राप्त होता है कपास से। समझ आ रही है। तो हमारा सारे ये एग्रोनॉमी के क्षेत्र है, ठीक है। इसमें हमको रोजगार मिलता है, ये स्कोप हमारे एग्रोनॉमी। चलते हैं मृदा उत्पाद उर्वरकता, व उत्पादकता, ठीक है। उर्वरकता क्या होती है, पौधे की उचित वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों को उपयुक्त संतुलन में प्राप्त कराने की क्षमता, ठीक है। दोबारा सुनना कि मृदा में पौधे की उचित वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों को उपयुक्त संतुलन में प्राप्त कराने की क्षमता मृदा उर्वरकता कहलाती है। दूसरा देखते हैं हम उत्पादकता। इसका अभिप्राय प्रति हेक्टेयर उत्पादन से है, ठीक है। और इसकी जो गणना की जाती है रुपयों में की जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। कि मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें पहला है प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक भी बहुत से होते हैं, तो इसमें पहला है पैतृक पदार्थ। इसको ध्यान से समझना कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, चट्टानों के अपक्षय से, ठीक है। तो जिस चट्टान में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होगी, जो, ठीक है, तो उससे बनने वाली मृदा भी कैसी होगी, उर्वरक होगी, पोषक तत्व अधिक होंगे। और अगर जिस चट्टान में पोषक तत्व कम होंगे तो जिससे जो मृदा बनेगी तो उसमें क्या है, पोषक तत्व कम होंगे, तो इससे क्या है कि प्रभावित हो जाती है। दूसरा पॉइंट देखिए इसका, दूसरा पॉइंट है शिलाकृति। शिलाकृति क्या होती है, जैसे ढाल वाले क्षेत्रों में मृदा है, जो बरसात होती है तो मृदा में जो पोषक तत्व होते हैं वो बहकर पानी के साथ नीचे चले जाते हैं, नीचे के क्षेत्रों में। तो यहाँ पर पोषक तत्व कमी हो जाती है तो मृदा कैसी होगी, उर्वरक कम, ठीक है। और ये मृदा कैसी होगी, उर्वरक अधिक, ठीक है, समझे। ये है। तीसरा पॉइंट देखिए इसका, मृदा आयु। जैसे जैसे मृदा, ठीक है, सुनना, जैसे जैसे मृदा पुरानी होती जाती है उसकी जो पोषक तत्वों की जो पोषक तत्व होते हैं वो कम होते जाते हैं। क्यों होते जाते हैं, जैसे उसमें फसल बोते हैं पोषक तत्व काम में आ जाते हैं, ठीक है, तो कम होते जाते हैं। किसकी अपेक्षा, नई मृदा की अपेक्षा, ठीक है। तो पुरानी मृदा क्या होगी, कम उपजाऊ, किसकी अपेक्षा, नई मृदा की अपेक्षा,
ठीक है। इसमें अगर चौथा पॉइंट देखें हम, चौथा पॉइंट कौन सा है? अगर एक बात सुनना, ढाल, अभी बताया था आपको पहले कि ढाल वाले क्षेत्रों में बरसात होगी तो क्या होगा, पोषक तत्व तो नीचे बहकर चले जाएंगे नीचे के क्षेत्रों में, तो उर्वरकता क्या होगी, कमी होगी। ठीक है। दूसरा वे में देखें हम कि जहाँ वर्षा कम हो जाती है, वर्षा की कमी होती है, तो क्या होता है वहाँ पर क्षार जमा हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखें हम, जहाँ तापमान अधिक पड़ता है, जैसे जैसलमेर साइड में हो गया, तो तापमान अधिक बढ़ गया तो कार्बनिक पदार्थों का क्या विघटन हो जाता है। ठीक है। कार्बनिक पदार्थों का विघटन होगा जिससे मृदा उर्वरकता प्रभावित होगी। ठीक है। अगर 500 पॉइंट देखें हम, तो है ये मृदा प्रोफाइल की गहराई, ठीक है। इसमें देखते हैं आगे कि गहरी जो मृदा है, उपजाऊ अधिक होती है, उर्वर अधिक होती है, किसकी अपेक्षा, उथली मृदा की अपेक्षा। इसमें अगला पॉइंट है, 7वां पॉइंट है मृदा अपरदन। ठीक। मृदा अपरदन, इससे क्या होती है, जैसे मिट्टी का कटाव अधिक होगा, मृदा कटाव, ठीक है, तो मृदा कटाव अधिक होगा तो क्या है, पोषक तत्व है पानी के साथ बहकर चले जाएंगे। ठीक है। पानी के साथ बहकर चले जाएंगे तो क्या मृदा उर्वरकता क्या है, मृदा उर्वरकता कम हो जाएगी। ठीक है। और अगर मृदा अपरदन नहीं होगा तो क्या है, उर्वरकता कम होगी, इसकी तो उर्वरकता कम होगी। ठीक है। और मृदा अपरदन नहीं होगा तो उर्वरकता क्या है, बनी रहेगी। ठीक है। ये दिया गया है इसमें। फिर इसका जो अगला कारक है, कृत्रिम कारक। ठीक है। कृत्रिम कारक में इसमें बहुत सारे होते हैं, जिसमें पहला है जलाक्रांति। जलाक्रांति क्या होती है, जब मृदा में जल भर जाता है तो उसका जो ऑक्सीडेशन है मृदा का वो नहीं हो पाता है। ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी कम हो जाती है, जिससे मृदा उर्वरकता क्या होती है, कमी आती है। ठीक है। उर्वरकता कम होती है। दूसरा पॉइंट है इसकी फसल प्रणाली। मृदा उर्वरकता को फसल प्रणाली कैसे प्रभावित करती है, जब लगातार एक ही फसल, सुनना ध्यान से, जब लगातार एक ही फसल बोते हैं तो क्या कि उसकी जो उर्वरकता है वो उसमें कमी आती है। ठीक है। जैसे उर्वरक प्रयोग नहीं कर रहा, लगातार किसान एक ही फसल बो रहा है तो क्या होता है, उर्वरकता में कमी आ जाती है। ठीक है। फिर इसका जो तीसरा पॉइंट है मृदा पीएच। मृदा पीएच ये कैसे प्रभावित होती है, इसकी उर्वरकता वो देख लो। जैसे ही क्षारीय मृदा है, क्षारीय मृदा में Ca और Mg
ये पोषक तत्व तो कम होते हैं, ठीक है, किसकी अपेक्षा? लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, ठीक है, ये अधिक होते हैं और ये क्या होता है? कम होते हैं। इसकी जैसे इसके विपरीत है, दूसरा है अम्लीय मृदा। सॉरी, ये अधिक होता है इसमें, ठीक है, और ये कम होते हैं। इसके विपरीत है अम्लीय मृदा। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम है, कम होता है, किसकी अपेक्षा? लोहा, एल्यूमिनियम व मैग्नीज, ठीक है। इसका पॉइंट देखे, चौथा पॉइंट, ठीक है, सॉरी चौथा पॉइंट है इसका। मृदा में सूक्ष्म जीव, ठीक है। अब एक चीज बताना, जो मृदा में जो हानिकारक है, दो प्रकार के होते हैं। एक तो हानिकारक होता है, ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु, और एक होता है लाभदायक, ठीक है। तो जैसे लाभदायक की बात करूँ तो एक्टिनोमाइसीटीज हो गए, केचुआ हो गया, ठीक है, ये जो और जो ये ह्यूमस है उसको अपघटन करने वाले जीवाणु हो गए, ठीक है, जैसे एक्टिनोमाइसीटीज। अगर इसकी क्रियाशीलता, ठीक है, सुनना ध्यान से, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसकी क्रियाशीलता होती है, आपको सबको पता है। अगर पानी भर गया तो इसकी क्रियाशीलता रुक जाती है, ठीक है, ये सारे जो लाभदायक जीवाणु मृदा के अंदर। अगर इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है तो क्या है? मृदा उर्वरकता ना, इसकी उर्वरकता अधिक होती है, ठीक। इसका ये चौथा पॉइंट है। इसका अगर पांचवा पॉइंट देखें हम, पांचवा पॉइंट है इसका कार्बनिक पदार्थों की अधिकता, ठीक है। अधिकता, कार्बनिक पदार्थ की अधिकता, ठीक है। अगर जो अधिकता होगी तो इसकी उर्वरकता, वो क्षमता भी अधिक होगी, ठीक है। जितने अधिक कार्बनिक पदार्थ होंगे, एक चीज सुनना, जितने अधिक कार्बनिक पदार्थ होंगे उतनी अधिक मृदा की उर्वरकता अधिक होगी, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो इसका जो छठवां पॉइंट है, ठीक है, छठवां है इसकी जो बुआई की गई, बुआई की विधि व समय, ठीक है, ये भी मेंटेन करता है। क्योंकि अगर मृदा में, ठीक है, मृदा में जो बुआई है वो गहरी बुआई कर दे तो क्या होगा? जो उथली मृदा हो जाएगी और जो तापमान से है ना, कार्बनिक पदार्थों का विघटन हो जाएगा। मैं आपको पहले भी बता दिया था कि तापमान से कार्बनिक पदार्थों का विघटन हो जाता है। तो क्या होगा? कार्बनिक पदार्थों का विघटन होगा, पदार्थों का विघटन, ठीक है। समझ में आ गई होगी आपको सारों।
अब देखते हैं आगे, एक पॉइंट है कि मृदा उत्पादकता, उर्वरकता पढ़ लिया हम आपने, सारे बता दिए इसके, ठीक है, जो कृत्रिम हो गए, प्राकृतिक हो गए, सारे का कारक बता दिए मैंने। अब एक उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। अब मृदा उत्पादकता आप सभी जानते होंगे, मैं पहले आपको बता दिया था। मृदा उत्पादकता क्या होती है? ये प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में उत्पादन से, ठीक है, इसका विवरण है, और इसको जो इसकी गणना है ना रुपयों में की जाती है, ठीक है। तो इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, सीधी भाषा में मैं आपको बता दूं तो जैसे आप देखते हैं कि मृदा की उर्वरकता, उत्पादन, जैसे फसल का उत्पादन कैसे होगा, मृदा उर्वरक होगी तब फसल का उत्पादन होगा, ठीक है, तभी तो होगा ना। जब मृदा का पीएच बढ़िया होगा तब उत्पादन होगा। तो इसमें मेन है मृदा की उर्वरकता। उर्वरकता हो गई। और देखिए इसमें तो यातायात के साधन हो गए, अब यातायात के साधन कैसे होंगे, एक बात सीधी बताऊं आपको, जैसे शहर के बाहर कोई भूमि है, वहाँ पर हमको प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको लाने में बहुत खर्चा आ जाएगा, और अगर एक शहर के पास वाली भूमि है उसको मंडी में हम तुरंत बेच सकते हैं, ठीक है, सस्ता पड़ जाएगा इसमें। अगला देखिए हम, अगला है उत्पाद की मांग। उत्पाद की मांग भी प्रभावित करती है कि मार्केट में अगर उसकी ज़रूरत ही नहीं है और ऐसी हम फसल को उगा रहे हैं तो हमको उसका उत्पादन है, जो उत्पादकता है वो नहीं मिलेगी, ठीक है, उत्पादन तो मिलेगा पर उत्पादकता नहीं मिलेगी उसकी, कि मार्केट में सेल ही नहीं होगा वो, ठीक है। आगे चले इसके बारे में, इसका अगला पॉइंट देखें हम, तो बेचने की सुविधा। इसकी बेचने की सुविधा भी होनी चाहिए। अब दूर दूर खेतों में होता है, उसको लाएंगे अगर, या फिर मंडी दूर होगी हमारी, ठीक है, क्योंकि सिटी के अंदर ही जो बड़े बड़े सिटी है वहाँ पर ही मंडी होती है, पर्सनली किसी गांव में मंडी नहीं होती है। तो अगर जो सिटी के पास वाली, शहर के पास वाली भूमि होगी तो उसका उत्पादन अच्छा मिलेगा, ठीक है। और अगर और भी देख सकते हैं इसमें अन्य कारक भी हो सकते हैं, जैसे बीमारी हो गई किसी फसल में तो उसका उत्पादन नहीं मिलेगा, ठीक है, जैसे बीमारी हो गई कि रोग लग गए या कोई व्याधि या हो गई, ठीक है, तो उसका उत्पादन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको किसान उसमें जो बीज वो कीटनाशक डालेगा, वो उर्वरक डालेगा, उसमें ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखते हैं, एक होती है मृदा उर्वरकता, ठीक है, एक होती है उत्पादकता, ठीक है। इसके अगर डेफिनेशन अलग अलग डिफरेंट की बात करें, अंतर की बात करें, तो अब अंतर में चलें तो उर्वरक मृदा होती है, ठीक है, मृदा उर्वरक होती है, वो उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। समझ आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ? जैसे मैं आपको बताऊँ, कोई मृदा उर्वरक है, ठीक है, उसमें फसल तो हो गई है लेकिन उसमें कीट लग गए तो, ठीक है, और जैसे मृदा उर्वरक है लेकिन वो दूर है शहर से, तो फिर उसका जो उत्पादकता नहीं मिलेगी, ठीक है। और या फिर जैसे उर्वरक मृदा है उसमें हम ऐसी फसल लगा रहे हैं जिसकी मांग ही नहीं है बाजार में,
ठीक है, तो भी अलग हो जाएगी। उसके आगे चलते हैं। या तो आपको पॉइंट तो समझ में आ गया ना कि उर्वरक मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन उत्पादक है ना, उत्पादक मृदा हमेशा उर्वरक होती है, क्योंकि उत्पादन कब होगा, जब फसल उगेगी, उसका उत्पादन होगा, तभी तो उत्पादकता बढ़ेगी। ठीक है, तो उर्वरकता से ही उत्पादकता होती है। ठीक है, अगला बात करें इसकी, अगले पॉइंट की, तो इसकी जांच है ना प्रयोगशाला में होती है। इसकी जांच प्रयोगशाला में होती है। इसकी जांच होती है जैसे उत्पादन से होती है, पैसों में इसको जांचा जाता है। ठीक है, रुपयों में इसकी जांच होती है। ठीक है, आगे चले हम। यह छोटे मोटे डिफरेंट आप एक बार देख लेना इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें। अब वो कोई पॉइंट नहीं रह गया, मत देख लो। कुछ नहीं। अब आगे चलते हैं इसमें। तो एक पॉइंट होता है मृदा क्षरण व संरक्षण। ठीक है, इसमें एक पॉइंट आता है कि मृदा क्षरण क्या होता है। इसकी डेफिनेशन बता दूं आपको पहले। तो मिट्टी की इसकी डेफिनेशन होती है मिट्टी के कणों का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना मृदा क्षरण कहलाता है। क्या कि मिट्टी के कणों का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना मृदा क्षरण कहलाता है। ठीक है, इसके प्रकार होते हैं। इसका पहला जो प्रकार है प्राकृतिक क्षरण। प्राकृतिक क्षरण क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से मिट्टी के कणों का वायु द्वारा व जल द्वारा लगातार और धीरे धीरे क्षरण होता है, इसे प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। दोबारा सुनना, प्राकृतिक रूप से मृदा के कणों का या मिट्टी के कणों का वायु द्वारा और जल द्वारा धीरे धीरे और लगातार क्षरण होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है त्वरित क्षरण। त्वरित क्षरण कैसे होता है, जैसे पशुओं को छोड़कर या गहरी जुताई करके या वनस्पति को नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या कि धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। तो इसका जो पहला पॉइंट है, इसके ये दो प्रकार का होता है। पहला है वायु क्षरण। ठीक है, दूसरा है जल क्षरण। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। अब आपको बताते हुए आगे जल क्षरण क्या होता है। ठीक है, जल क्षरण के बारे में बताता हूं मैं। जल क्षरण क्या होता है, जल क्षरण की डेफिनेशन सुनो कि जल के द्वारा मिट्टी के कणों का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित। ठीक है, मिट्टी के कणों का जल के द्वारा अपने स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना जल क्षरण कहलाता है। ठीक है, जल क्षरण के प्रकार होते हैं। इसका पहला प्रकार है बौछार क्षरण। बौछार क्षरण क्या होता है, अब समझना आप। यह मृदा की परत है, ऊपरी परत है मृदा की, वर्षा आएगी। ठीक है, तो इसके जो छोटे छोटे कण हैं, ठीक है,
ये मृदा की परत है, ये बरसात आ रही है, ये छोटे छोटे कण हैं। तो ये क्या होता है, ये जो कण है जैसे वर्षा की बूंद पड़ेगी इस पे, तो क्या होता है अपने स्थान से, जैसे ये छोटे कण है जैसे बूंद पड़ेगी उसको टक्कर से अपने स्थान से थोड़ी दूर तितर बितर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये कण है इधर आ जाएगा, ये कण इधर, ठीक है, समझ गए आप। ये है ना, ये जल शरण की प्रारंभिक अवस्था है, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था है। इसका आगे मैं बात करूं तो इसका दूसरा जो पॉइंट होता है, इसमें एक पॉइंट और है कि इसका जो इससे ना, यह इस शरण से मृदा का आकार है, आकार प्रभावित होता है, ठीक। अब आगे चलो, दूसरा जो इसका शरण है, दूसरा प्रकार है परत शरण। ठीक, यह इसका प्रकार है दूसरा। अब इसमें क्या है, जैसे ये मृदा की परत है, इस पे जल आ गया, ठीक है, गहरी वर्षा हो गई तो क्या होगा, जल बहने लग जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, जल बहने लग जाएगा। अब एक परत के रूप में, ठीक है, सुनना, मृदा की जो सबसे ऊपरी परत होती है वही उपजाऊ होती है, सभी को पता है। मृदा की सबसे ऊपरी परत में ही जो हमारी ह्यूमस होता है वह होता है, ठीक है, तो उसको वो बहा कर ले जाएगी, ठीक है। जैसे पानी ज़्यादा गिरा, ये पर बहने लग जाएगा पानी एक ज़मीन पर, ठीक है, एक परत के रूप में बहने लग जाएगा, जो मृदा की ऊपरी परत है उसको बहा कर ले जाएगी, ठीक है। आगे मैं पॉइंट की बात करूँ, इसमें इसका पॉइंट है कि यह है शरण, आंखों से दिखाई नहीं देता, नहीं देता, पर हानिकारक होता है, ठीक है। यह हानिकारक खूब होता है क्योंकि एक बात बता दूं आपको, जैसे क्या बोलते हैं उसे, जो मृदा की परत होती है, ठीक है, और जो उसमें ही ह्यूमस होते हैं, इसमें हमारे जो हम उर्वरक प्रयोग करते हैं उसमें ही होते हैं खनिज लवण वगैरह, तो उसको बहाकर ले गया तो मृदा की उर्वरकता कम हो गई, ठीक है, मृदा की उर्वरकता कम हो गई तो उसमें फसल भी नहीं होगी, ठीक है, तो ये हानिकारक होती है। इसका जो अगला पॉइंट देखिए हम, तीसरा पॉइंट, इसका तीसरा पॉइंट है रील शरण। रील शरण क्या होती है, वही चलेगी इसमें धीरे धीरे, अभी देखना, चित्र के रूप में ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये मृदा की पपड़ी है, ठीक है, परत है, ऊपरी परत, इस पे जल आ गया, ठीक है, जल बह भी गया, बहता गया बहता गया। अब आगे चल के क्या होगा, खेत समतल नहीं होता है, ठीक है, कहीं ऊंचा होता है कहीं नीचा होता है, तो क्या है कि नाले बन जाएंगे, इसमें छोटे छोटे नालियाँ बन जाएगी।
ठीक है, यही है शरण। ठीक है, दूसरे शरण, इसके चौथे पॉइंट की बात करूं मैं, अवनालिका शरण। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे ये नालियां बन गई, ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ये तो छोटी छोटी नालियां बन जाती है, ठीक है, अब जैसे और ज़्यादा बरसात हुई तो क्या होगा, गहरे गड्ढे बन जाएंगे इसमें। ठीक है, गहरे गड्ढे बन गए और मृदा भी अनुर्वर हो गई। ठीक है, दूसरी बात, इसको जुताई करके ठीक नहीं कर सकते हैं, इतनी गहरी नालियाँ बन जाती है कि आप अपने आसपास में आप देखे होंगे, कहीं कहीं पर पहाड़ होंगे, वहाँ पर बहुत बड़े 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 जो गड्ढे बने हुए होते हैं, दर्रे बोलते हैं उसको, वो बन जाते हैं, तो उसको क्या है, जुताई करके ठीक नहीं कर सकते। लेकिन इस रील शरण को है ना, रील शरण को जुताई करके हम ठीक करते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं कि जल शरण को प्रभावित करने वाले कारक, जल शरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे। ठीक है, इसमें पहला है जलवायु। जलवायु कैसे करेगी कि अगर वर्षा अधिक होगी वहां, जहां पर वर्षा अधिक होगी, ठीक है, वहां पर शरण है ना, जल शरण अधिक होगा। और जो जैसे हमारे जैसलमेर की तरफ है, मतलब राजस्थान में ही है, तो क्या है कि यहाँ पर शरण कम होगा, यहाँ पर जल शरण कम होता है, वायु शरण अधिक होता है। ठीक है, इसमें देखें, अगर डीपली देखें हम, तो क्या होता है इसमें, अगर गहनता कम होगी, कम और गहरी, ठीक है, इसको समझना कि गहरी वर्षा नहीं हो रही, बूंद बूंद हो रही है। ठीक है, गहनता इसकी कम है और अधिक समय तक वर्षा हो रही है, तो शरण आना कम होगा। ठीक है, और अगर गहनता मतलब गहरी वर्षा हो रही है और कम समय तक वर्षा हो रही है, तो शरण क्या है, अधिक होगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ गए आप, कि जैसे बूंद बूंद वर्षा हो रही है, अधिक समय तक हो रही है, तो शरण होगा कम। ठीक है, सीधी सी लैंग्वेज में। और अगर भारी वर्षा हो रही है और कम समय तक हो रही है, ठीक है, भारी वर्षा कम समय तक, तो शरण अधिक होगा। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट है स्थलाकृति। ये भी जल शरण को प्रभावित करती है। कैसे करती है, ढाल वाली मृदा है तो वर्षा की बूंदे पड़ेगी, मृदा को बाहर ले जाएगी।
ठीक है। अगर देखें कि इधर समतल वर्षा, इस पे वर्षा की बूंद पड़ रही है, ठीक है, तो क्या है कि शरण कम होगा, इसमें शरण ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, ठीक है। दूसरी बात करें, तीसरा इसका टॉपिक बताऊंगा आपको, तो मृदा गुण। मृदा गुण क्या होता है, जैसे माटी का और मृदा है, ठीक है। उसमें क्या है कि कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं, ठीक है। तो अगर कार्बनिक पदार्थ कम होंगे तो क्या होगा कि जो ये जल शोषण क्षमता है, तथा ठीक है, ये समझना हो आप कि जगह अगर मटियार मृदा है, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मटियार मृदा है, उसमें क्या है कि कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ कम हुए तो क्या होगा कि उसकी जो जल अवशोषण क्षमता है, ठीक है, और जो जल के कणों को बांधने की क्षमता है वो अधिक होगी, ठीक है। अधिक होगी तो क्या है कि शरण आना कम होगा, यहाँ पर शरण अधिक नहीं कम होगा यहाँ, ठीक है। ये भी पॉइंट आप समझ गए, मृदा गुण। इसका जो अगला पॉइंट है, वनस्पति का प्रभाव। ये कैसे प्रभावित करेगा, ये भी देख लेते हैं कि अगर वनस्पति को कई जगह पर वनस्पति है, वहां पर वर्षा हो रही है, तो क्या है कि वनस्पति क्या करती है, मृदा के कणों को, मृदा कणों को बांधने का काम करती है, ठीक है। मृदा कणों को बांधने का काम करती है, तो मृदा के कण जो जल के साथ बहकर नहीं जाएंगे, ठीक है। और तो क्या है, शरण है, कम होगा, ठीक है। मृदा के कण आपस में बंधे रहेंगे, एकजुटे रहेंगे, तो क्या शरण कम होगा। और अगर जहां पर वनस्पति नहीं है, तो मृदा कण आपस में बंधे नहीं रहेंगे, तो क्या है कि जैसे जल की बूंदे पड़ेगी, सीधा प्रभाव पड़ेगा, तो ठीक है, सीधा प्रभाव पड़ते हुए मृदा की जो ऊपरी परत है वो बहकर चली जाएगी, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको बता दिया। अब इसमें एक पॉइंट एक और है, बेसिक सा पॉइंट है, छठवां पॉइंट। मानवीय कारक, ये क्या क्या होता है, जैसे इसको समझे हम, तो मानव क्या करता है, पशुओं को चराता है, तो पशुओं के जैसे खुर होते हैं, उससे क्या है, मिट्टी की ऊपरी परत है वो उखड़ जाती है, ठीक है। ऊपरी परत उखड़ जाएगी तो क्या है, जैसे वर्षा होगी तो बहकर चली जाएगी। दूसरा हम देखें तो क्या है कि किसान क्या है, नदी के किनारे खेती करता है, तो वहां पर क्या है कि जल के साथ मिट्टी कटाव होता है, ठीक है।
तीसरे में बात करें तो जैसे किसान गहरी जुताई कर देता है, ठीक है, गहरी जुताई करेंगे तो क्या कि मिट्टी की उथल जाएगी और मतलब पानी के साथ है ना बह जाएगी, ठीक है। अब आगे बात करें इसकी, ये पॉइंट हो गया पूरा, ठीक है। अब एक पॉइंट है वायु शरण में, जो पहला पॉइंट है उच्छलन। शार्टेशन क्या होता है, 0.1 से 0.5 mm व्यास वाले कण एक स्थान से ठीक है। साल्टेशन क्या होता है, साल्टेशन समझना, 0.1 से 0.5 mm वाले, व्यास वाले जो कण होते हैं, जो तेज हवा चलती है उसके साथ क्या है, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। दूसरे स्थान पर अपने स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं, तो क्या है, उच्छलन क्या है, ठीक है। यह कि वायु शरण की प्रारंभिक स्थिति है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आ गया इसका, निलंबन। सस्पेंशन, निलंबन या सस्पेंशन, इसमें क्या होता है, जो 0.1 mm वाले कण है, ठीक है, 0.1 mm या इससे कम व्यास वाले कण वायु के साथ वायुमंडल में लटके रहते हैं। ये भी आप समझ गए होंगे कि जो छोटे कण है 0.1 mm या इससे कम जो जो कण है, जो वायु के साथ है ना ऊपर वायुमंडल में लटके रहते हैं, ठीक है, इसको क्या है, निलंबन कहते हैं, ठीक। अब दूसरा पॉइंट देखें, तीसरा, सॉरी ये दूसरा पॉइंट था, इसका तीसरा पॉइंट देखें, सतह सर्पण। ठीक, सतह सर्पण क्या होता है, लुढ़कना मतलब रेंगना, ठीक है। सर्पण आगे मतलब रेंग कर चले जाते हैं, तो 0.5 mm व्यास वाले या इससे अधिक व्यास वाले कण अधिक वायु से रेंग कर या लुढ़क कर कुछ दूरी पर चले जाता है।
ठीक है। सतह सरपण भी समझ में आ गया हो आपको कि जो 0.5 mm या इससे अधिक mm वाले जो कण है, ठीक है, तो वो क्या है कि जैसे हवा तेज चलेगी ना, तो क्या है लुढ़क कर या रेंग कर कुछ दूरी पर चले जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, सतह सरपण कहते हैं। अब इसमें अगले चलते हैं हम कि मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। जो वायु क्षरण है, कौन कौन से कारक है इसको प्रभावित करते हैं? तो इसमें जो पहला कारक है वो जलवायु है, ठीक है। जलवायु कैसे प्रभावित करेगा? जहां ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है, वर्षा अधिक होगी तो मिट्टी क्या जमी रहेगी, तो वायु क्षरण कम होगा, ठीक है, तो क्षरण कम। और अगर वर्षा कम होगी, ठीक है, तो वहां पर हवा ज्यादा चलेगी तो क्या क्या होगा, क्षरण अधिक होगा। ठीक। दूसरा इसमें देखें पॉइंट स्थलाकृति, ठीक है। स्थलाकृति कैसे करती है कि ढाल वाली भूमि है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि हवा टकराएगी तो मिट्टी के कण उठेंगे, ठीक है, तो क्षरण क्या होगा, अधिक। समतल भूमि में क्या है, हवा चली जाएगी तो क्या क्षरण कम होगा। अब इसमें एक पॉइंट, तीसरा पॉइंट है मृदा। मृदा कैसे करेगी कि जो कणाकार मृदा है, कणाकार मृदा में कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं, कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं, तो क्या होता है कि जो ये इसका जल शोषण क्षमता है, तथा नमी की मात्रा ये दोनों अधिक होगी, ठीक है, तो क्या होगा, नमी की मात्रा अधिक होगी तो मतलब नमी को ग्रहण करके और जमी रहेगी तो क्या क्षरण कम होगा, कम होगा, ठीक है। चौथा इसका पॉइंट देखें तो वनस्पति। वनस्पति कैसे प्रभावित करती है, क्योंकि एक चीज बता दूं आपको, मृदा के ऊपर अगर वनस्पति होगी, ठीक है, तो उसकी जड़ों से मिट्टी के कण जकड़े रहेंगे, ठीक है। बाकी अगर बात करें जैसे बड़े पेड़ हो गए तो हवा को भी रोक लेते हैं, ठीक है, तो क्षरण कम होगा किसकी अपेक्षा, जो खुली है, जो जहाँ पर वनस्पति नहीं है उस मृदा की अपेक्षा वनस्पति वाली मृदा में क्षरण कम होता है, ठीक है। इसमें जैसे वनस्पति होगी क्षरण कम होगा, ठीक है, इसमें क्षरण अधिक होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं और इसमें हम आगे चलते हैं वायु क्षरण के नियंत्रण के सिद्धांत। अब कैसे कैसे वायु क्षरण को रोका जा सकता है,
वो आपको से बेसिक तरह सभी को पता होता है कि वो वायुरोधी वृक्ष पट्टियाँ लगा देते हैं, नमी को नमी बनाए रखते हैं, ठीक है। और जो खादों का प्रयोग करते हैं जिससे मृदा का कणाकार अधिक होगा और ठीक है वायुषण कम होगा, ठीक है। तो इसमें पहला है कृषि क्रियाएं करके। कृषि क्रिया करके कैसे होगा भाई, देखते हैं अभी। कृषि क्रिया कौन कौन सी कर सकते हैं, इसमें मल्चिंग कर सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं, ठीक है। टीलेज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। मल्चिंग मल्च क्या होता है कि एक परत से मृदा की ऊपरी सतह को ढकना, ठीक है। वो जो घास फूस की पत्तियां भी होती है या फिर प्लास्टिक पॉलीथीन से भी करते हैं मल्चिंग, ठीक है। भूपरिष्करण करते हैं इसमें टीलेज, ठीक है। इसमें मल्चिंग ही पूछेंगे, इसमें भी इंग्लिश ही देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसमें मल्चिंग या टीलेज, ठीक है। टीलेज क्या होती है कि मृदा में जो भी कृषि कार्य किया जाता है, ठीक है, उसको मल्चिंग कहते हैं, वो टीलेज कहते हैं, ठीक है। और आगे फसल चक्र में दालों व घासों को सम्मिलित करना चाहिए। और क्या क्या काम कर सकते हैं, पशुओं की चराई बंद कर देनी चाहिए, ये हो गया, ठीक है। इसमें जो दूसरा पॉइंट हमारा, ऊपर लिख देते हैं इसको, दूसरा है इसमें वायुरोधी वायुरोधी वृक्ष पट्टियाँ लगाना। इसमें क्या करता है, जैसे ये खेत है, ठीक है, ये हमारा खेत हो गया। अब इधर से जैसे हवा आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर पट्टियाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो जैसे हवा टकराएगी मिट्टी वहाँ पर से गिर जा रही है, ठीक है, वायुषण बहुत कम होगा। इसकी जो R/R होती है 2 से 4 मीटर, और जो P/P होती है वो 1 से 2 मीटर रखते हैं, ठीक है। जो ये वायुरोधी वृक्ष पट्टियाँ लगाते हैं, इसमें जो कतार से कतार की दूरी है रो, तो वो तो 2 से 4 मीटर होती है, ठीक है। और जो इसकी P/P है, प्लांट से प्लांट की दूरी है, ठीक है, तो वो कितनी होती है, 1 से 2 मीटर। तो इसमें अगला पॉइंट है मृदाशरण की जैविक क्रिया। इसमें पहला कौन सा, सस्य संबंधित क्रिया, ठीक है। इसमें इसके भी बहुत पार्ट होते हैं, ठीक है। ये पहला है समुच्चय खेती, ठीक। समुच्चय खेती क्या होती है कि समान ऊंचाई पर
बनी रेखा कंटूर कहलाती है। ठीक है, अब इसमें देखना, ये आप इसकी हो गई, ठीक है, इसके बारे में कि समान ऊंचाई पर बनी हुई रेखा कंटूर रेखा कहलाती है। ठीक है, समझ गए इतना। अब इसमें एक चीज देखा, जितना अधिक ढाल होगा, सुनना ध्यान से, ढाल जितना अधिक होगा, कंटूर की संख्या ना, कंटूरों के बीच की दूरी, कंटूर के बीच की दूरी कम होगी। ठीक है, और जितना कम ढाल होगा, कंटूर दूर दूर लगाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जितना अधिक ढाल होगा, जो जल शरण है, ठीक है, तो वो ज्यादा होगा, तो कंटूर है पास पास में लगेंगे। ठीक है, और ढाल कम होगा, कंटूर दूर दूर लगेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। इसमें एक पॉइंट देखना कि जहां ढाल वाली खेती होती है, ठीक है, वो कैसे की जाती है कि ढाल के कोई भी कृषि कार्य किया जाता है, ढालू मृदा में कोई भी कृषि कार्य किया जाता है, वो कैसे किया जाता है, ढाल के विपरीत दिशा में करते हैं। ढाल के विपरीत दिशा में करते हैं। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट देखना, टीलेज। टीलेज क्या होता है कि कोई भी भू परिष्करण करते हैं, ठीक है, मृदा में कोई भी भू कृषि कार्य करते हैं, ठीक है, उसको टीलेज कहते हैं। तो अगर गहरी जुताई कर देंगे, गहरी जुताई कर देंगे तो जिससे क्या होगा, खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए इसमें, मल्चिंग। मल्चिंग ये होती है खेत को एक जो परत से ढकना, ठीक है, जो प्लास्टिक की पन्नी होती है उससे ढकना, और जो क्या बोलते हैं उसको, जो फसल के अवशेष होते हैं, ठीक है, उससे ढकना। ठीक है, मल्चिंग से क्या होगा, जो वर्षा की बूंदे आएंगी, ठीक है, वर्षा की बूंदों को सीधा हार से बचाएगा। जो एक मृदा परत होती है, ऊपर वाली जो मृदा की परत होती है, उसके ऊपर पॉलीथीन लगा देंगे, या कोई जो घास फूस के अवशेष है वो लगा देंगे, जिससे क्या होगा, सीधा प्रहार वर्षा बूंद होगा वो नहीं होगा उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका जो चौथा पॉइंट है वह है फसल चक्र अपनाना। फसल चक्र अपनाते हैं तो उसमें क्या है कि दलहन और घासों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या है कि जो सड़ना है कम हो जाता है। ठीक है, अधिक समय तक इसको अपनाते हैं, जो दलहन है और घास है उसको अपनाते हैं। ठीक है, दूसरा पांचवा पॉइंट चले तो है वृक्ष पट्टियां लगाना। ठीक है, जिधर से भी हवा आ रही है उधर भी वृक्ष पट्टियां लगाते हैं। ठीक है, और जो कंट्रोल 5 ठीक है, अगला पॉइंट है कि मृदा क्षरण की यांत्रिक विधि। ठीक है, इसमें जो पहला पॉइंट है
वह क्यारी बनाना। क्यारी कैसे बनता है? बेसिन सिल्टर होता है, एक यंत्र होता है, बेसिन सिल्टर की सहायता से कंटूर के समानांतर थाले बना दिए जाते हैं जिससे पानी का बहाव रुक जाता है। ठीक है, दोबारा सुनो कि बेसिन सिल्टर की सहायता से कंटूर के समानांतर थाले बना दिए जाते हैं जिससे क्या है, जल का बहाव वो कम हो जाता है और मर्दा अपरदन कम होता है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है इसका वह है अधोभूमि की गहरी जुताई। अधोभूमि की गहरी जुताई करने से क्या होगा, जैसे मर्दा है, मर्दा की जो कठोर परत है उसको तोड़ देंगे तो क्या है कि जलधारण क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाएगी और बहाव है ना कम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो इसका, कंटूर टेरेस। कंटूर टेरेस बनाना। कंटूर टेरेस कैसे बनाएगा, जैसे ये ढाल वाली वो है क्षेत्र है तो इसमें कंटूर कैसे बनाएगा, टेरेस बनाना है। टेरेस मतलब चबूतरा होता है, एक चबूतरे की भांति होता है, उसको करते हैं। जैसे ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे खेती होती है इसमें, जिसमें क्या पानी का बहाव जैसे आता है जैसे कम हो जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर थोड़ा कम हो जाता है, फिर नीचे गिरता है कम। इससे क्या है, धीरे धीरे गिरेगा ना तो क्या है कि मर्दा अपरदन है, मर्दा क्षरण है वो कम होगा। ठीक है, इसमें जो चौथा पॉइंट है कंटूर खाई बनाना। कंटूर खाई, इसमें क्या है कि 60 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 cm गहरी खाई बनाते हैं। ठीक है, इस खाई में पौधे लगाते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी ये क्लास पूरी होती हुई। ठीक है, पहला चैप्टर पूरा हो चुका है। अब कल अगला चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर।